हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहली बात तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम हृदय सोनी है। आई कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम द सीपेट कॉलेज लखनऊ, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जेएमएस के द्वारा क्वालिफाई होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट 3 ईयर से टीचिंग ही कर रहा हूँ, जो कि फिलो एक ऑनलाइन कंपनी थी, ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी है, उसमें मैं पढ़ाता रहा हूँ और लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट को मैंने टीच किया हुआ ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, जिसमें काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट जेईएमएस में क्वालिफाई भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे नीट में भी क्वालिफाई मेरे स्टूडेंट हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने ऊपर लिखा भी है जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसका बेसिक जो बिल्कुल फाउंडेशन कह सकते हैं, उस लेवल से मैं आपको अपग्रेड कराते हुए चलने वाला हूं। एकदम बेसिक लेवल मैं आप लोग के लिए लेके चलने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो के साथ में आप लोग जुड़े रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो यहां पर हम लोग बात करने हैं जीओसी, यानी कि बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं? जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे बात आता ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो कहते हैं इसमें एक बात आती है कार्बन की, और कार्बन को कहते हैं कार्बन इज द की ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन इज द की फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, यानी कि कार्बन जो मेटल होता है ना, उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपकी? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो कह सकते हैं। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे दिमाग में आता है कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही नाम दे दिया गया पूरा। और भी तो दे सकते थे कुछ नाम, जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दें या फिर कुछ और नाम देते, या फिर कार्बन ही क्यों, इसके अलावा और भी मेटल क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो हमारे 118 एलिमेंट होते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए इस लेक्चर को हमें पूरा देखना है, और इससे भी एक दो क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूं, बोर्ड में एग्जाम में जरूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नीट या फिर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन कभी कभी बार आया हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे नीट या जेईई मेंस वगैरह में आया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात को लेकर के। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी कि जो हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसी से समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी बात करने वाले हैं? स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड यानी कि जो हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं बात, थोड़ा और इधर चलते हैं। मैंने बात कहा अभी पीरियोडिक टेबल की, कितने तत्व होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। और अगर हम इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक तरफ हमारे 117 एलिमेंट है, एक तरफ अकेला कार्बन एलिमेंट है। एक तरफ क्या हमारा 117 एलिमेंट है, एक तरफ क्या हमारा एकमात्र कार्बन एटम बैठा हुआ है, और उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी मैंने बोला कार्बन इज द की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो समझते हैं जरा, जो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अकार्बनिक यौगिक। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। दूसरे को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम लोग कार्बनिक यौगिक के नाम से भी क्या जानते हैं? इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि रसायन, इसको कहते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं, इसे कहते हैं कहां से प्राप्त होता है? तो इसे कहते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल, यानी कि जो खनिज से, मिनरल से प्राप्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? इसमें लिख देता हूं मैं आपको, ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। किससे प्राप्त होते हैं? हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसे कहते हैं हम लोग, ये हमें जो प्राप्त होता है ये प्लांट और एनिमल से हमें क्या होता है प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसमें ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स यानी खनिज, खनिज बोले तो पृथ्वी से, यानी कि जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक हमें पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वहीं ऑर्गेनिक की बात करते हैं यानी कि कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिक वो यौगिक कहलाते हैं जो हमें पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जैसे बात करते हैं कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, गैसेस होंगी जैसे कि एथेन वगैरह, ब्यूटेन, जो एलपीजी या सीएनजी गैसेस होती हैं वो तो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी क्या था, सारी तरफ पेड़ ही पौधे वगैरह होते थे। फिर क्या आया, उसका अपग्रेडिंग मतलब लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से जब वो पेड़ पौधे नीचे दब गए, जो डायनासोर वगैरह जैसे काफी सारी जंतुओं की जो बड़ी बड़ी प्रजातियां थी वो नीचे दब गए, यानी कि जंतु, पेड़ पौधे दब गए। तो उनकी वजह से एक वो जब मतलब वो क्या हुए, गले, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ गल गए या डिकम्पोज हो गए, तो उन्हीं की वजह से क्या बना हमारा ये नेचुरल गैसेस या फिर पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह बने हुए हैं। तो इसीलिए वो भी सारी चीजें कहाँ होती है हमारी, इन्हीं के अंतर्गत में भी उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी मैंने एक बात और बोली थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 117 एक तरफ और एक अकेला कार्बन एक तरफ, वही मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 117 एलिमेंट जो है हमारे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं, और जो कार्बन के कंपाउंड हो गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, तो देखते हैं जरा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तत्व हैं, 117। कहते हैं पूरे के पूरे 117 तत्व मिलके लगभग मैं अगर बात करता हूं तो लगभग 90,000, कितने, 90,000 कितने यौगिक है कंपाउंड, 117 एलिमेंट मिलकर 90,000 यौगिक का निर्माण कर रहा है। कितने, 90,000 यौगिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। वही मैं अगर कार्बनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे एकमात्र एलिमेंट है, तो सोच सकते हैं जब इस पर भारी है तो समथिंग इसके मुकाबले के टक्कर तो दे रहा होगा। तो मन में कितना ख्याल आएगा, कितने होंगे इसके, एक अकेला 117 लगभग 10,000 होंगे, 15,000, 20,000, 50, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये अकेला कार्बन मिला करके कुल मिला के लगभग 70 लाख यानी कि 7 मिलियन कंपाउंड का अपने पास रखता है। कितने कंपाउंड रखता है, समथिंग बोले तो 7 मिलियन कंपाउंड्स रखता है ये अपने पास में। क्या रखता है, 7 मिलियन, मतलब कह सकते हैं 7 लाख यौगिक का कहता है अपने पास में ये रखता है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखना। अब यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, मन में क्वेश्चन आता है, कार्बन के पास ऐसा है क्या, कार्बन के पास ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये 7 मिलियन कंपाउंड रखता है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाई द कार्बन एटम हैज द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन जो एलिमेंट है इसके पास इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं, तो हम इसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी बात आई तो उसको बारे में समझते हैं एक एक चीज को। कहते कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होने का रीजन जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है, इसके कुछ गुण होते हैं, जो स्पेशल गुण होते हैं, उसके कारण क्या होता है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। जिसमें सबसे पहले होता है, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कहते हैं कैटेनेशन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कैटेनेशन, कार्बोधनायनता, है ना, कुछ इस प्रकार से हिंदी में बोलेंगे। चलो कैटेनेशन को वर्ड को समझते हैं, होता क्या है। तो कैटेनेशन एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है, कहता है कार्बन अपने ही कार्बन के साथ में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते चलता है, और जिस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन, यानी कि कार्बन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो अपने ही एलिमेंट यानी कार्बन के साथ, खुद के साथ
एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास इतने सारे कंपाउंड होते हैं। जैसे मैंने कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे एक लंबी चेन बनाते जाऊं तो ये कार्बन ये अकेला भी हो सकता है, 2 हो सकते थे, 3 हो सकते थे, 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 6 हो सकते थे, 7 हो सकते थे। ऐसे ही बहुत सारे कार्बन आपस में मिल करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लॉन्ग चेन का ही नहीं फॉर्मेशन कर सकते, लॉन्ग बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हेल्प करती है। ठीक है, तो कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कार्बन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, खुद के साथ बॉन्ड बनाने की होती है। वहीं अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, दूसरी, तो वो कहते हैं कि कार्बन के पास एक स्पेशल कैरेक्टर और होता है, इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट के नाम से जानते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कैसे 4 होती है? तो कहते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 आता है। 4 आएगा तो उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कभी 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, 4 की 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों? बचेंगे बाहर 2 स्टेबल तो है, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे बहुत सारी एनर्जी की लॉसेस होती है, तो जिसकी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता है। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे भी उसे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी बहुत सारी। जब बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है तो उस कंडीशन में कहता भाई 4 इलेक्ट्रॉन हम ले नहीं पाएंगे, दूसरा कोई जुगाड़ करते हैं। तो कहते हैं कि एक कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो 4 देता है ना ही 4 लेता है, लेकिन वो 4 लोगों के साथ मिलके साझेदारी के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध के निर्माण नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो देखो जरा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कार्बन से मैंने बात कर रहा हूँ मैथेन की या CH4 की। किसकी बात कर रहा हूँ? CH4 की। सर समझता है। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। कितने हाइड्रोजन हमारे पास में? 4 है। अगर मैं वही बात करूं तो कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने मैंने अभी दिखाए थे? कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। वही मैं अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होता है। अब देखो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन। तो कुल मिला के हर एक हाइड्रोजन ने एक कार्बन के एटम को लिया और एक कार्बन को एटम लेने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? हाइड्रोजन की 2 हो गए और 2 में वो स्टेबल हो जाता है। अब कार्बन भाई साहब कहते हैं तुमने हमारा ले लिया, हमारा तो कंगाल हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? तो कहते हैं नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, हमने तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लिया, तुम्हें जरूरत है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके तुम भी स्टेबल हो जाओ। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कुल मिला के अब कितने हो गए? 2 तो 4 2 6 2 8। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट शेल में? 8 हो गए। तो कार्बन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल, दोनों में मस्त चिल कर रहे हैं, अब दोनों मजे में हैं। तो ये क्या हो गए? ये स्टेबल हो गए। किसकी वजह से? इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करे? शेयरिंग करे, साझेदारी करे। और साझेदारी को तो कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसने कौन सा फॉर्मेशन? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करा? कोवैलेंट बॉन्ड। इसे कहते हैं संयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो कार्बन में संयोजी बंध का निर्माण होता है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन कितने बंध बनाता है? देखो 1 2 3 4। तो कहीं पर भी बात करें हम कार्बन की, कार्बन हमेशा 4 ही बंध बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। अगर कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए जो 4 से कम बना रहा हो या 4 से ज्यादा बना रहा हो, दैट मीन वो हमारा क्वेश्चन ही गलत है, हमारा जो लिखा हुआ वो सारी की सारी चीजें क्या है? गलत है। कार्बन हमेशा 4 ही बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में किसकी होती है, तो सिंपल सी बात में आप लोग रखना, फोन कॉल, FON, फोन, PHON ना बोल के FON बोलेंगे, फोन कॉल, क्योंकि थोड़ी सी मेरी इंग्लिश क्या है वीक, इसलिए मैंने FON पढ़ रहा हूँ ना कि PHON पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है,
तो क्या कहेंगे हम लोग, जो हमारा फोन कॉल है यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्या है हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता सभी से ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। इसको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो। और पूरी केमिस्ट्री में, अगर ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ये 4 लोग देख रहे हैं तो इनके पास हमेशा माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब होता है ये हमेशा दूसरों के इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने पास ले आ रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ला रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन ले रहे हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कह देते हैं। तो कार्बन जो होता है इसकी ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, ये बीच में मॉडरेटेड वाला आता है। और मॉडरेटेड वाली जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बात करते हैं वो कहता है कि ना तो ज्यादा ना कम है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं। ज्यादा होता तो क्या करता, दे देता, कम होता तो क्या करता, ले लेता, सॉरी ज्यादा होता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन ले लेता, कम होता तो इलेक्ट्रॉन दे देता, लेकिन बीच में आता तो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। बल्कि ये क्या करता है, जो पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट बच गए, इन सारे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन मिल करके बहुत सारे कंपाउंड और बना लेता है। तो जिसकी वजह से कार्बन हैज द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसी वजह से इसको एक अलग नाम दे दिया गया है जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि देखो ये 117 पे भारी है, ये क्या है 117 एलिमेंट पर भारी है। 117 ने मिलकर बनाए 90,000, इसने अकेले ने बना दिए 70 लाख बना दिए। कितने बना दिए, 70 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी वजह से ये क्या हमारा, इसको अलग ब्रांच दे दिया गया है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा का निर्माण दे दिया है और जिसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग की सारी चीजें किया होगा एकदम क्लियरली हो गई होगी, है ना। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो के साथ में बिल्कुल पूरे तरीके से बने। और हाँ, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किसकी करी, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम लोग को क्या पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोगों ने समझे कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये किस प्रकार से क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कह दें या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे कंपाउंड, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग साथ में कहते हैं एलिफेटिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। साथ में इसी को कहते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक, क्या कहते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। तो जो ओपन चेन कंपाउंड उनको एलिफेटिक भी कहते हैं और क्या कहते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या फिर इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो
जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इसका मतलब होता है, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इसका मतलब होता है जो हमारे कार्बन एटम हैं वो क्या है, कार्बन के साथ में एक क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बंद यानी क्लोज यानी कि एक बंद चक्र का निर्माण नहीं करते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर मैं इनको बनाने की बात करूंगा तो कार्बन कार्बन के साथ मिलकर एक स्ट्रेट चेन का निर्माण करते हैं, चाहे वो 2 कार्बन हो, चाहे वो 3 कार्बन हो, चाहे वो 5 कार्बन हो, चाहे वो 50 कार्बन क्यों ना हो, वो हमेशा कार्बन कार्बन की क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन का निर्माण, सीधी चेन का निर्माण करेंगे, कहीं वो गोल गोल नहीं घूमेंगे। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। और उसी को असाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, जो हमारे खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हमारे होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त। तो इस सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात करता है, एकल बंध की बात करता है, एक ही बॉन्ड की बात करता है, तो उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें आता है एल्कीन और इसको कहते हैं एल्काइन। जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, एल्काइन कहते हैं। तो सिंपल सी बात क्या समझे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जिसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है हमारा, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है हमारा, एल्काइन होता है। क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, एल्काइन होता है। तो ये हमारे इतने प्रकार के क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड यानी एलिफेटिक कंपाउंड यानी कि असाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसे हम लोग खुली श्रृंखला के यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोग को बहुत आराम से क्लियरली हो गई होंगी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्लोज चेन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो क्लोज चेन के जो कंपाउंड होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, ये भी 2 प्रकार के होंगे। पहले वाले को कहते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, समझते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का अर्थ होता है ऐसे यौगिक जो एक ही प्रकार के पदार्थ तत्व से मिलकर बने हों, जो एक ही प्रकार के क्या हो, तत्व से मिलकर बने हुए। यहाँ कौन से तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से एलिमेंट की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कार्बन। तो कहते हैं ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, होमोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे यौगिक जो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो कहते हैं ऐसे कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच वन कार्बन एटम रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और एनी अदर हेट्रो एटम, यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन को कोई एक हेट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, अगर इसको हटा देता है, एक कार्बन को हटा देता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, ये मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है, इसमें क्या है देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। आपको सिंपल सी बात याद रखने, जब भी कोई भी इस प्रकार का कंपाउंड बना हुआ, किसी भी प्रकार का कंपाउंड बना हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना, ये वाले, या फिर जहां से कोई पदार्थ मतलब मुड़ा हुआ होगा, क्या होगा? मुड़ा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, वहां हर जगह क्या होता है? कार्बन होता है। वहां पे क्या होता है? हर जगह कार्बन होता है। तो यहाँ पे भी तो हर जगह कार्बन ही है ना, तो ये कार्बन है। उसी प्रकार यहाँ बेंजीन की मतलब जो रिंग बनी हुई है, इसमें भी अगर बात करेंगे, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बना रहा हूं, इस पॉइंट पे क्या है? आपकी कार्बन लगे हुए होंगे। क्या लगे? कार्बन। लेकिन यहाँ पे कार्बन लगा होता तो ये कहलाता होमोसाइक्लिक, लेकिन कार्बन की जगह क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन को के आने की वजह से इस कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसका नाम एक्चुअली पैरिडीन होता है। नाम क्या होता है इसका? पैरिडीन इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पायरिडीन इसका नाम होता है। क्या होता है? पायरिडीन इसका नाम होता है। ठीक है, इसी प्रकार के एक सेकंड जरा, इसी प्रकार के इसके और भी सारे कंपाउंड होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक कंपाउंड यहां पे बना रहा हूं आपके लिए, एक सेकंड, अरे पांच कार्बन की पिंडी बना पड़ा। ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 5 कार्बन की रिंग है। कितने कार्बन की? सॉरी, कितने कार्बन की दिख रहा है हमें? 1 2 3 4। अगर यहाँ लगा होता तो 5 कार्बन की रिंग हो जाती, लेकिन एक कार्बन की जगह पर मैंने लगा दिया है ऑक्सीजन। क्या लगा दिया मैंने? एक कार्बन के स्थान पर मैंने लगा दिया यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, और ऑक्सीजन आ गया तो वो हेट्रो में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाएगा। तो इसका नाम जो होता है वो होता है फ्यूरान। इसका नाम क्या होता है? आपका फ्यूरान इसका नाम होता है। इसमें देख पा रहे हैं आप क्या हो रहा है? यहाँ पे देख रहा होगा कि जो कार्बन 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 यहाँ पर अगर लगा होता तो पेंट करके होता कंपाउंड, साइक्लोपेंटीन होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है तो ये किस में बदल गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बदल गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना लगा होता, कार्बन ही लगा होता, तो ये कहलाता होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या कहलाता? हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इसी को? कहते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहले को क्या कहते हैं हम लोग? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे को कहते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कार्बन से मिलके बने हुए हों, बट कोप्लेनर ना हो। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? हर एक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा संकरण है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए। हर कार्बन पे क्या आना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए।
यानी कि कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अगर एक आधी जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कार्बन कार्बन एटम विथ सिंगल और डबल बॉन्ड, विथ सिंगल और डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड इज नॉट रेगुलरली। क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड इज नॉट रेगुलर, मतलब डबल बॉन्ड एक छोड़ एक नहीं होने चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड एक ही होना चाहिए, एक दो डबल बॉन्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कह सकते हैं बट नॉट इन अ कोप्लेनर कंडीशन, यानी वो कोप्लेनर की कंडीशन में ना होने चाहिए, यानी वो तुम्हारे हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए, तो वो कहलाएंगे हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं CH2 CH2 CH2, देखो 3 कार्बन का कंपाउंड है। अगर मैं इसी को स्ट्रक्चर की फॉर्म बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बन रहा हुआ है ना। ये क्या है? तीनों कार्बन क्या है? आपस में बंद है, बंद बना हुआ है, तो साइक्लिक तो है। तीनों का जगह क्या है? कार्बन है, तो मतलब क्या होमोसाइक्लिक भी है कि नहीं है? और साथ में एलिसाइक्लिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आया। अगर मैं इस कार्बन, किसी भी कार्बन की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैं इस कार्बन की मैं बात करूं तो 2 हाइड्रोजन लगे थे। कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके पास में। मैं कितने बॉन्ड गिनूंगा? सिंगल बॉन्ड की मैं बात करता हूँ। सिंगल बॉन्ड होते सिग्मा बंद कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? सिग्मा बंद कहते हैं। तो देखना जरा, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 4, कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए हमारे इसके पास में? 4 सिग्मा बॉन्ड आए। तो कहते हैं अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका संकरण होता है sp2 संकरण होता है। लेकिन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है कहीं तो उसका संकरण होता है sp संकरण होता है। उसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp संकरण यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध थे और 4 सिग्मा बंध होने की वजह से इसका संकरण कितना कहेंगे हम लोग? sp3 संकरण है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। ठीक है, इसी प्रकार का मान लो मैं एक कंपाउंड और बना दूं, जैसे मैंने लिखा CH2 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 और CH, इनके बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां पे डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इन कार्बन की, तो यहां एक एक हाइड्रोजन लगा था ना, तो इसके पास सिंगल बंद गिनते जरा, 1 2 3, 1 3, 1 2 3। तो इन कार्बन की अगर मैं बात करूं, दोनों कार्बन की, तो इनके पास जो संकरण आएगा वो कितना आएगा? sp2 आएगा। कितना आएगा? sp2। लेकिन ये जो 3 कार्बन है जिनके पास CH2 लिखा हुआ है, इनके पास संकरण कितना आएगा? sp3। मैंने क्या कहा था कि सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन नहीं आना चाहिए, सभी कार्बन पर sp2 संकरण नहीं आना चाहिए, तो वो एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। 1 2 पर आता है डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड आता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। तो ये जो कंपाउंड हमारे बने हुए हैं, इन्हीं कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? एसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं? ठीक है, तो मैं यहां का इस तरफ का मैं क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए मैं इधर का क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को इरेज कर दे रहा हूं आपका ओपन चेन कंपाउंड वाले का पार्ट। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन तो बहुत कह सकते हैं, लेकिन मेनली 3 कंडीशन होती हैं। तो जिसमें पहली कंडीशन होती है, कहते हैं कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आपका चक्रीय होना चाहिए। और वैसे भी हम चक्री की बात कर रहे हैं तो चक्रीय तो होगा ही होगा। तो क्या कहते हैं? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी बात कहता है कंपाउंड मस्ट बी कोप्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब मैंने अभी समझाया। क्या बताया कोप्लेनर का मतलब? कि हर एक कार्बन परमाणु पर अगर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो?
हर एक कार्बन परमाणु पर अगर sp2 संकरण हो, कितना कौन सा संकरण हो, अगर sp2 संकरण होता है अगर, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोप्लेनर कंपाउंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि हमारा यौगिक कैसा है, हमारा कोप्लेनर है, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक होने के चांसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसके एरोमेटिक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तीसरी बात जो कहता है वो कहता है कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हकल्स रूल। क्या कहता है, कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हकल्स रूल। अभी हकल रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई कंपाउंड के पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो ही क्या होगा, हमारा एरोमेटिक यौगिक होगा। जैसे यहाँ पे n बराबर मैं 0 रखूं, क्या रखूं, n बराबर 0 रखूं, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा, 2। अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4 2 6, तो कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। वहीं मैं अगर n बराबर 2 रख दूं तो कितने आ जाएंगे, तुम्हारे 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितने आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उनके लिए 3 कंडीशंस होना, 3 कंडीशन को फॉलो करना जरूरी होता है। और कंपाउंड में अगर मैं बात कर रहा था, जो मैंने बोला था, जो जेईएमएस वगैरह में क्वेश्चन या नीट वगैरह में कभी कभी धोखे धंधे में क्वेश्चन पूछता है, तो वो यही कंपाउंड होता है एरोमेटिक की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक की कंडीशंस को याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा, इससे काफी बार क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो एरोमेटिक समझ में आया, साइक्लिक होना चाहिए, कोप्लेन यानी कि हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होने चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। थोड़ी सी बात को और समझते हैं, यहाँ पे बात कर लो पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो कहते पाई बंद है, जो पाई बॉन्ड होते ना, वो उन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब पाई बंद क्या होते हैं, तो कहते हैं जब कहीं कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही हो, जब मैं किसी की बात कर रहे हो, अगर उनके बीच में सिंगल बंद आए, कौन सा बंद आ रहा हो, सिंगल बंद आ रहा हो, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंद आ रहा हो, अगर सिंगल बंद आ रहा हो एल्केन वाला, या फिर किसी के बीच की बात करें पहला बंद हो, किसी भी एटम के बीच में अगर वो पहला बंद होता है, कौन सा बंद की बात करते हैं हम लोग, पहला बंद होता है, उसको हम लोग सिग्मा बंद कहते हैं। लेकिन पहले बंद के बाद जो भी बंद निर्माण होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि सिंगल बॉन्ड के पास अगर बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पास बात करते हैं तो 1 सिग्मा 1 पाई। वहीं अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड था तो सिग्मा, ये वाला मैंने बॉन्ड बनाया तो इसको क्या कह देंगे, पाई बॉन्ड है, ये क्या है हमारा, पाई बॉन्ड है। तीसरा बॉन्ड बनाया मैंने, उसको भी क्या कह देंगे हम लोग, क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। साथ में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जब हम किन्हीं के बीच के 2 बंद बनाते ना, 2 बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होते हैं, बंद अपने मन से नहीं बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, शेयरिंग, उसमें क्या होता है, 2 लोगों की जरूरत होती है, उसमें क्या होता है, 2 लोगों की जरूरत होती है। जब भी किसी की बात करें, चाहे हम अपनी दोस्ती की बात क्यों ना कर लें, चाहे हम दोस्ती की बात ही क्यों ना कर लें, जो कि अभी हमारा फ्रेंडशिप डे भी निकला हुआ, तो क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप क्या अपने आप में की जा सकती है, क्या नहीं की सकते हैं। फ्रेंडशिप करने के लिए कोई हमारे साथ में होना चाहिए जिसको हमने पास में रख सके, यानी कि हम अपने एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं और उसी को क्या नाम देते थे, फ्रेंडशिप देते थे। उसी प्रकार केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, हम किसी एक पर्सन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बना लिया तो क्या 2 लोगों के बीच में ही तो बना बॉन्ड, अकेले में तो नहीं बनाना, तो 2 लोग के बीच में बना। यानी कि कभी बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो रहती ही रहती है। क्या है, बॉन्ड बनता कितने इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ही बनता है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। जो हम एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 2 बना लिए तो 4, 3 बना लिए तो 6 होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की। तो जो पाई बंद होगा, जो भी पाई बंद होगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना ही हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन से, समझते हैं थोड़ा सा, क्या लेते हैं, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन बना हुआ है। ये हर बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम भी क्या होता है,
उपस्थित होता है। क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन एटम भी होता है। ये जहां जहां मुड़ा दिख रहा है आपको, इस सब जगह क्या होता है? आपका कार्बन एटम होता है। क्या होता है? हर जगह क्या है? आपका कार्बन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, अब इस कंडीशन देखना, कितने बॉन्ड है? एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, इधर सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, इधर बॉन्ड सिग्मा। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा आए हैं? 3, और 3 का मतलब sp2 है, यानी ये कार्बन तो कोप्लेनर है। इसकी बात करते हैं, एक सिग्मा, ऊपर 2 सिग्मा, इधर कितने हो गए? 3 सिग्मा। तो ये भी कितना हाइब्रिडेशन आएगा इसके पास? sp2 आएगा। इसकी बात करते हैं, देखो एक सिग्मा, 2 इधर 2, और ये वाला 3, तो इसके पास भी sp2 आ गया। 1 2 3, इसके पास भी sp2 आ गया। ऐसे इसके पास 1 2 3, ये भी sp2, और इसकी बात करें तो 1 2 3, इसके पास भी sp2। यानी कि अगर बेंजीन के हर एक कार्बन की बात करते हैं तो हर कार्बन के पास sp2 संकरण आ रहा है, और sp2 संकरण का मतलब वो क्या है? वो कंपाउंड हमारा कोप्लेनर होता है। क्या होता है? कोप्लेनर कंपाउंड्स होता है। तो यानी कि ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, पहली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। क्या तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या हैकल को? या फिर कितने डबल बॉन्ड है? देखो इधर सारे सिग्मा बॉन्ड थे ना, लेकिन इनकी बात करता हूं, ये कौन कौन से बॉन्ड हमारे? पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता कि नहीं बनता? जब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता, तो 3 कितने से बनेगा? 6 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। क्या ये हगल रूल में आता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन? देखो है, n बराबर 2 बन रखा था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया था। यानी कि ये जो हमारा बेंजीन बना हुआ है, ये कि हमारा एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं अगर एक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? बेंजीन। दूसरी अगर मैं बात करता हूं एक नेप्थलीन, क्या होती है हमारी? नेप्थलीन। अगर मैं यहाँ पे कितनी ले लूं? दो बेंजीन को जोड़ लूं तो इसे कहते हैं नेप्थलीन कहते हैं। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, बाकी तो सारे रूल्स होंगे, चेक करना। 5 डबल बॉन्ड है, 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो है ना 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये भी क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो आई होप आप लोग को एरोमेटिक कंपाउंड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं बेंजोइड कंपाउंड, एक को कहते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड। एक को कहते हैं बेंजोइड कंपाउंड, एक को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन बेंजोइड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो बेंजोइड कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनके पास बेंजीन उपस्थित होता है, वो बेंजोइड कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक तो हैं बट उनके पास बेंजीन ही नहीं है, तो वो कहलाते हैं हमारे वे कहलाते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड कहलाते हैं। ये बात आपकी क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो इतनी चीज क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? ओपन चेन कंपाउंड, फिर क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब कार्बन कार्बन सीधे क्रम में जुड़े हुए। क्लोज चेन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन क्या हो? बंद लूप का निर्माण कर रहे होंगे। ओपन चेन कंपाउंड मैंने प्रकार के बताए थे 2, जैसे कहते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त। बोले तो कार्बन कार्बन, संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त का मतलब बताया था मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्कीन या एल्काइन आएंगे, है ना। फिर मैंने बात करी क्लोज चेन। ये होते हैं होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है जो कंपाउंड को कार्बन कार्बन से, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन ही है ना, बेंजीन में देखो कार्बन ही कार्बन है। ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो और क्या होते हैं? आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। वहीं हेटेरो में क्या कहते हैं? एक कार्बन के स्थान पर अगर कोई एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर यानी हेटेरो एटम आ जाए तो उसको कहते हैं, अगर कोई एक हेटेरो एटम में जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है? तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन कार्बन ही बने होंगे,
लेकिन सिंगल बॉन्ड होंगे। कितने कैसे बॉन्ड होंगे यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड होंगे। एक या दो जगह ही डबल बॉन्ड आ सकते हैं, मतलब कंपाउंड के हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगा? हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अदरवाइज वो एरोमेटिक में चला जा सकता है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या समझे थे? जो इन तीन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि बेंजोइक और नॉन बेंजोइक टाइप के प्रकार की होती है। ठीक है ना? अब हम डिस्कस करने वाले इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कैसे, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बेसिक और जरूरी वाली चीज है। मैं एक कंपाउंड को लिखता हूं, फिर आपको उसको चीज को समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, जिसको मैंने इस क्रम में लिख दिया हूं। इसमें हमें कार्बन की डिग्री को पहचानना है कि हमारा कार्बन प्राथमिक कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन यानी 2nd डिग्री कार्बन है, या फिर वो तृतीय कार्बन यानी कि 3rd डिग्री कार्बन हमारा है, टर्सरी कार्बन एटम है। तो कैसे समझते हैं? थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा। ठीक है? तो बात ऐसी समझना, ऐसी याद रखना है आपको कि जो हमारा कार्बन है किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ या फिर ग्रुप से ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उस कार्बन से एक कार्बन की चेन लगी हुई है, क्या लगा है? एक कार्बन की अगर हमारी चेन लगी हुई है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को हम लोग? 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन जिससे दो कार्बन या दो कार्बन की चेन लगी हुई हो, दो कार्बन के समूह लगे हुए हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। लेकिन अगर कोई कार्बन से 3 समूह, 3 कार्बन की चीजें लगी हुई, 3 कार्बन की चेन लगी हुई हो, उसी को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। जरा ध्यान समझते हैं अब इसके एग्जांपल में। देखो सबसे पहले कार्बन की बात, इस कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा कि जुड़ा? ये कार्बन काफी सारे लोगों से जुड़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस कार्बन की बात है, इस कार्बन से। तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा ना, और जब एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राथमिक कार्बन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक कार्बन के नाम से जानेंगे। वहीं अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो जरा देखो, ये जो कार्बन परमाणु हमारा है, कार्बन जो एटम है, इधर CH3 से भी जुड़ा है और इधर इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है। तो मतलब ये कार्बन दो लोगों से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? दो लोगों से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और दो लोगों से अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं हम लोग? 2 डिग्री कार्बन, यानी कि द्वितीय कार्बन, यानी सेकेंडरी कार्बन के नाम से जाने। क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन के नाम से जाने। दो लोगों से लगा तो सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे एक चीज और साथ में देखो, मैंने यहाँ पर CH3 और CH3 और CH3। अब इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन क्या है? देखो, एक लोग से जुड़ा, दो लोग से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, और ये 3 लोग से जुड़ा है, तो ये 4 लोगों से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? 4 लोगों से। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 4 डिग्री? दोबारा ये जो कार्बन परमाणु है, ये एक से जुड़ा, दो से जुड़ा, फिर 3 लोगों से जुड़ा, और फिर 4 लोगों से। तो ये कार्बन परमाणु 4 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जब 4 लोगों से जुड़ा हुआ तो 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन, चतुष्कीय कार्बन के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन को देखिए जरा, इस कार्बन कितने लोग से जुड़ा? एक, ऊपर 2 लोग से, और तीसरा ये पूरा इतने लोगों से जुड़ा कितने लोगों से? ये तो इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन पर बहुत सारे लोग जुड़े। तो ये कितने लोगों से पहला जुड़ा? 3 लोग से, और 3 अगर लोग से जुड़ा तो क्या कहलाएगा? हमारा 3 डिग्री कार्बन, यानी कि तृतीय कार्बन, यानी कि टर्सरी कार्बन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन कहेंगे। और जो CH3 वाले कार्बन होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक कार्बन के नाम से क्या करते हैं? तो इस बात को और आप लोगों को याद रखनी है, इस बात को भी क्या रखनी है? आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है? इसके बाद में यहाँ पे कॉमन नेम में तो टर्म बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जो हमारी कॉमन है, लिखते नाम लिखते हैं, साधारण नाम लिखते हैं, उसमें 2 नाम बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं।
तो इनको भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैंने इसको बेसिक लेक्चर क्यों बोला है, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक सी चीजें हैं हम उन सभी को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार आता है आइसो, क्या कहते हैं आइसो, और ये आई जो लिखा है इसको क्या लिखते हैं आई, और रोमन संख्या में से क्या पढ़ते हैं एक, क्या पढ़ते हैं रोमन संख्या में क्या पढ़ते हैं तो इसको एक पढ़ते हैं, पढ़ते क्या पढ़ते हैं, तो कहते हैं अगर, तो क्या कहते हैं अगर किसी कारण पर, अगर किसी कारण, कौन से कारण, दूसरे कारण क्या हो, अगर किसी दूसरे कारण पर एक CH3 समूह लगा हुआ हो तो उसी को क्या कहते हैं आइसो। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आइसो का यूज करते हैं, वो भी साधारण नाम है, कौन से नाम है, कॉमन नेम, तो क्या लिखिए आइसो। फिर जब हम साधारण नाम लिखते हैं यानी कॉमन नेम लिखते हैं तो इसमें जितने भी तुम्हारे क्या होंगे, जितने भी इसके अंदर कार्बन होंगे सभी कार्बन को काउंट कर लेते हैं। कितने कार्बन, चार कार्बन को क्या कहते हैं लोग, ब्यूटाइल, क्या कहते हैं, तो आइसोब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं नियो, क्या कहते हैं, नियो। नियो का मतलब होता है दूसरे कार्बन पर 2 CH3, कितने CH3 होने चाहिए आपके पास, 2 CH3 होने चाहिए। अगर दूसरे कार्बन पर 2 CH3 कार्बन समूह हैं तो उसी को क्या कहते हैं लोग, नियो समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, नियो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं CH3 और CH3। अब देखिए अगर हम कहीं से भी नंबरिंग करें, इधर से करें 1 2 3, इधर से करें 1 2 3 1 2 3, कहीं पर भी दूसरे कार्बन पर 2 CH3 आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और अगर दूसरे कार्बन पर 2 CH3 आ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नियो कहेंगे। कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं हम लोग, पेंट कहते हैं, तो नियो पेंटाइल इसका नाम है। ये YL कब लगता है, तो YL की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एल्केन लिखा, क्या लिखा हूँ, 4 कार्बन का नाम होता है मेथिल। अगर मेथिल में से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, क्या हटा दूं, जैसे क्या लिखा मैंने नाम इसका, मैं नाम लिखा मैंने एक पीछे जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड की वजह से, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या लिखूंगा मैं CH3 और एक हाइड बॉन्ड बचा हुआ है, ये क्या हमारा बंध बचा हुआ है, तो ये बंध क्या है, किसी के सामने हाथ फैलाए है, कोई आओ मेरे से जुड़ जाओ, कोई आओ मेरे से जुड़ जाओ, यानी कि जो ये हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, सिंगल बंध बना हुआ है, इसका मतलब ये किसी से जुड़ना चाह रहा है, फ्री है। और जब कोई जुड़ना चाहता है तो उसके पीछे लगा देते हैं हम लोग मेथाइल, क्या लगा देते हैं, मेथ और YL का सब जोड़ देते हैं, इसीलिए क्या लिखा मैंने नाम लिखा उसका YL। ये ओनली मेथिल के लिए नहीं है, किसी भी कितने भी कार्बन, 2 कार्बन होंगे एथिल, 3 कार्बन होंगे प्रोपिल, 4 कार्बन होंगे ब्यूटिल, हम उनमें क्या करेंगे यूज कर देंगे, ठीक है, उनमें क्या कर लेंगे हम लोग ब्यूटिल यूज कर देंगे। इसके बाद एक कॉमन नेम की और एक चीज समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसको वर्ड समझ लिया लाइफ में जीना था, ठीक है, उसको वर्ड समझना है। ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। तो याद रखना जरा, जैसे CH3 CH2 और CH3 मैंने लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं प्रोप, PROP, सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या लगा देंगे नाम के पीछे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। वही मैं अगर 4 कार्बन की बात करूं, CH3 सॉरी 3 ही कार्बन का हम थोड़ा समझते हैं जरा, अरे अगर 3 कार्बन का मैंने नाम लिखा प्रोपेन, लेकिन मैं इसका कहूँ साधारण नाम लिखना है तो आगे N लगा देंगे, क्या लगा देते हैं आगे N लगा देंगे, तो नाम क्या होगा इसका N प्रोपेन। लेकिन अभी मैंने बोला था अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक बॉन्ड लगा, है ना, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ना कोई चाह रहा, तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा N, और नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपाइल। मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं से एक हाइड्रोजन हट जाए यानी वो जोड़ना चाह रहा है किसी के साथ में, उसका बॉन्ड फ्री डला है किसी के साथ जोड़ने के लिए, तो क्या लगा देंगे पीछे YL लगा देते। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बात को बदल दूं, अब क्या नाम हो जाएगा इसका, तो अब देखो क्या है, एक CH3 ऊपर भाग गया, नंबर करें तो 2 नंबर, और ये जो CH3 भाग गया ऊपर, और अभी पढ़ा था कि दूसरे कार्बन का कार्बन एक CH3 है, उसी को क्या लिखते हैं हम लोग आइसो लिखते हैं, क्या लिखते हैं आइसो।
कितने कार्बन टोटल है? तो 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। एक्चुअली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आइसो लिखें या नियो लिखें, ये सॉरी आइसो लिखें या सेकेंडरी लिखें। तो सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग आइसो वर्ड यूज करेंगे। क्या कहते हैं इसको? आइसो वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात को नजर रखना है, 3 कार्बन में हमेशा आइसो वर्ड का यूज होगा अगर वो CH3 उसमें साइड चेन लगा हुआ है। लेकिन अगर हम 4 कार्बन की बात को समझ लेते हैं, देखो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा है, क्या पढ़ेंगे नाम इसका? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। लेकिन साइड क्या है, कॉमन नाम लिखना तो लगा देंगे N। उसी प्रकार में अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, कितना हाइड्रोजन हटाओ? एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा? CH3 CH2 और ये बॉन्ड हो जाएगा। अब नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? आप कमेंट में बता सकते हैं। एन क्या करेंगे इसको? प्रोपाइल करेंगे। क्या कर देंगे? प्रोपाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल करेंगे। क्या कहेंगे इसका नाम? जाएगा ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे इसमें? एन ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? एन ब्यूटाइल लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा, एक साइड चेन में लगा दो। क्या लगा दो? एक कार्बन को साइड चेन लगा दो। मैं देखो CH3 CH2 C और CH3। अब देखो जरा, अब क्या हो रहा है? अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे साइड चेन है। यहाँ पर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, उस कंडीशन में या पे हाइड्रोजन ही लगा हुआ हो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा तो क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन एक ग्रुप से जुड़ा है और 2 ग्रुप से जुड़ा है। दूसरे कार्बन पे CH3 नहीं है, तीसरे कार्बन पे CH3 है, तो यहाँ पे आइसो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल इसका नाम होगा। इस बात को याद रखो। आइसो कब लगाना है? दूसरे कार्बन पे CH3 होना चाहिए तो ही आइसो लगाएंगे। अगर तीसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे कहीं पे CH3 आती है तो फिर वो क्या होगा? आइसो नहीं होगा, वो सेकंड डिग्री में आ रहा होगा। अगर उससे डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। उसी प्रकार अगर मैं 5 कार्बन की आपको बताऊं, जैसे लिखा हो CH3 CH2 CH3 CH3 और CH2 करके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल। क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल। क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को लिख लूं CH3 CH2 C CH3 CH3 और बॉन्ड बना दो। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो 1 2 3 कार्बन पहले तीसरे कार्बन का, कि इसमें दूसरे कार्बन पे था, इसमें तीसरे कार्बन का है, तो इसको हम लोग नियो नहीं यूज करेंगे। नियो तो दूसरे कार्बन के लिए लिखा है मैंने, तीसरे कार्बन को नहीं लिखा। तीसरे कार्बन पे कितने लोग हैं? 1 2 और ये हो गए 3 लोग। तो 3 को क्या कहते हैं? टर्सरी, तृतीय 3 डिग्री लिख देते हैं टर्सरी। कितने कार्बन टोटल? अभी 5 हैं, लिख देंगे पेंटाइल। तो जो कंफ्यूजन होता है आइसो सेकेंडरी में या फिर नियो टर्सरी में, तो आइसो कब लगाना है? दूसरे कार्बन पर CH3। नियो कब लगाना है हमारा? दूसरे कार्बन पर 2 CH3। सेकेंडरी कब लगाना है? दूसरे कार्बन को छोड़कर कहीं भी CH3 लगा हुआ है तो सेकेंडरी लगाएंगे। उसी प्रकार दूसरे कार्बन को छोड़कर CH3 लगे होंगे कहीं पर एक साथ लगे हुए होंगे, जो 3 डिग्री बना रहा होगा, 3 लोगों से जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं? हम लोग उसको टर्सरी ब्यूटाइल के नाम से कहते हैं, जानते हैं। ये जो मैंने आज आप लोग को इस लेक्चर में बताया, ये सारा का सारा आपको फाउंडेशन यानी कि बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई हुई हैं जो कि हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी। अगर इसमें से कोई भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग फीडबैक करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो के साथ में आप लोग जरूर करके जुड़े रहिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक लीजिए बाय।